हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ क्लास का एक नया टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। और चूंकि ये जो टॉपिक है वो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसमें आपने पढ़ा है कि रिलेशन में पढ़ा था, सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, है ना। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था रिलेशंस, और फिर रिलेशंस के आपने डोमेन पढ़े थे, है ना, रेंज पढ़ी थी। आज हम इन सब का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से हम आगे की नॉलेज को जोड़ करके चलते हैं तो हमें समझने में, सीखने में बहुत आसानी रहती है। तो सबसे पहले आज अपना जो टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर तो वैसे तो देखिए, आप नाम से ही जानते हैं अच्छी तरह से। ऑर्डर्ड का मतलब होता है क्रम से, और पेयर का मतलब एक पेयर, जोड़ा जिसमें दो चीजें होती हैं। तो जब कोई क्रम से लिखा जाता है, ऑर्डर से, किसी दो नंबर्स को ऑर्डर से लिखा जाता है तो अपन उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे आपने देखिए सेट में क्या होता है कि जैसे ये सेट है, सेट में किसी भी एलिमेंट को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता है ना। अपन किसी भी ऑर्डर से लिख देते हैं। ये दोनों सेट इक्वल हैं। लेकिन अगर किसी सेट में उसके एलिमेंट्स को लिखने का एक निश्चित ऑर्डर हो, जैसे मैंने कह दिया कि a इक्वल टू 1 2 3 है, ये निश्चित ऑर्डर हो तो इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। जब ऑर्डर्ड सेट में, ये ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है ना। ये दो सेट थे जिसमें एलिमेंट को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं था, किसी भी तरीके से लिख सकते थे। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ए इज इक्वल टू बी है। लेकिन अगर किसी सेट में उसके एलिमेंट्स को लिखने का एक निश्चित ऑर्डर हो तो उसे अपन कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। लेकिन जब दो एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर हो, है ना, जैसे ए कॉमा बी, जब दो एलिमेंट्स को लिखने का ऑर्डर हो तो इसे हम कह देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो ए है इसको अपन फर्स्ट एलिमेंट या अपन फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट मेंबर भी कह देते हैं। कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इस बी को सेकंड एलिमेंट कहते हैं और अपन सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं, सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। और इसे अपन सेकंड मेंबर भी कह सकते हैं। कुछ भी कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको कि ए बी लिख दिया हमने, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है ना, जिसमें एक फिक्स ऑर्डर होता है। फॉर एन एग्जांपल देखें कि अपन मैथमेटिक्स में जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं 3,5, इसी तरीके से लिखते हैं ना। 3,5 अपन को पता है कि अपन जैसे 3,5 यहां होगा कहीं, है ना। अब आपसे जब ये पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि x वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है और y वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी परेशानी के तुरंत बता देते हैं कि ये x वाला कोऑर्डिनेट है और ये y वाला कोऑर्डिनेट है। यानी ये जो 3 है वो x एक्सिस पर है और वो जो 5 है वो y एक्सिस पर है। ये आप इजी गोइंग बता देते हैं। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में ही ऑर्डर्ड पेयर अपन इस्तेमाल करते हैं। अपन डेली लाइफ में भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनका एक फिक्स ऑर्डर होता है।
और वो ऐसा फिक्स होता है कि अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो मामला सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे? देखिए, हम सभी डेली शूज और सॉक्स पहनते हैं, तो इसका एक फिक्स क्रम है, इसका एक ऑर्डर है कि पहले अपन सॉक्स पहनते हैं और उसके बाद शूज पहनते हैं, यही है ना। लेकिन अगर आपने सपोज कीजिए कि शूज पहले पहन लिए और सॉक्स उसके बाद पहने, तो लोग क्या कहेंगे आपसे? लोग ये कहेंगे कि ये तो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है ना। तो ये एक फिक्स ऑर्डर है इसका, यानी पहले अपन सॉक्स पहनते हैं और उसके बाद अपन शूज पहनते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको यही ऑर्डर मिलेगा सॉक्स और शूज पहनने का। ठीक इसी तरीके से मैथमेटिक्स में जब अपन 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ध्यान दीजिए, तो इनका जो फिक्स ऑर्डर है वो यही है कि पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है और उसके बाद वाई वाला कोऑर्डिनेट होता है ना। दुनिया में किस मैथमेटिक्स की कोई सी भी बुक हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ये जो है ये एक ऑर्डर्ड पेयर का एग्जांपल है, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमने अभी देखा कि ए बी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ए को अपन फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कंपोनेंट और फर्स्ट मेंबर कहते हैं, और बी को हम सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट और सेकंड मेंबर कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ए बी और बी ए इस तरीके से लिखा है दोनों इक्वल हो, नहीं। ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए बी को अगर हम बी ए लिख देते हैं तो ये इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। ये इक्वल नहीं होते, तो फिर इक्वल कब होते हैं भाई? प्रश्न ये है ना कि तो दो ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं? दो, देखिए ध्यान दीजिए, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू सी एंड B इज इक्वल टू D, यानी इनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल हों, तब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है? नोट करना है आप नोट कर सकते हैं, जो नोट करना है आपको, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत या कहीं कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। बहुत ईजी है। आप देखिए रिलेशन एंड फंक्शन कितना इजी होता है, अपन आज इसको देखते हैं। तो लेकिन एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ऑर्डर्ड सेट है, ठीक है ना, एक ऑर्डर्ड सेट है और उसमें एलिमेंट को लिखने का, ऑर्डर्ड सेट है तो उसके एलिमेंट लिखने का फिक्स क्रम ऑर्डर होगा, है ना। यानी अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो हम इसे कहते हैं n ट्यूपल। क्या कहेंगे? n ट्यूपल कहते हैं, राइट। ये ऑर्डर्ड पेयर है। अब जब ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा तो फिर अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि अब अपन 3 डायमेंशन भी पढ़ेंगे इस वर्ष, ठीक है ना। 11th में भी आपने पढ़ा है, और 11th में जब आपने 3 डायमेंशन पढ़ा था, जैसे किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो जब 3 एलिमेंट्स को लिखने का कोई ऑर्डर होता है, फिक्स ऑर्डर होता है, तो इसे कहते हैं ऑर्डर ट्रिपल। ऑर्डर ट्रिपल कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसको अपन ऑर्डर्ड पेयर, जब 2 डायमेंशन में अपन बात करते हैं तो उसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और जब 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो हम उसको ऑर्डर्ड ट्रिपल कहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट हैं, तब हम इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी, मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी क्या है कि ए क्रॉस बी इज द सेट, ये ऐसा सेट है जिसका फर्स्ट एलिमेंट्स ए से है और सेकंड एलिमेंट कहां से है? बी से है। और जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें ए क्रॉस बी का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाता है, जहां ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि सपोज कीजिए a इज इक्वल टू है 1 2, है ना, और b इज इक्वल टू है ए बी सी, ठीक है। हमें a क्रॉस b निकालना है। a क्रॉस b का मतलब मैंने आपको बताया है कि a क्रॉस b का मतलब है कि जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट फर्स्ट एलिमेंट टेकन फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट टेकन फ्रॉम बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाता है और सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाता है। तो चलिए हम इसको इस तरीके से बताते हैं, ए क्रॉस बी को। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी में है ए बी सी। ध्यान से देखिए, आपने 11th में पढ़ा है, बहुत सिंपल है। अब ए क्रॉस बी अपन को निकालना है, तो पहले सेट ए का 1 का ए से रिलेशन, 1 का बी से रिलेशन और 1 का सी से रिलेशन लिख दीजिए। 1 ए 1 बी और 1 सी। ठीक ऐसे ही 2 का फिर ए से, 2 का बी से और 2 का सी से, तो क्या हो जाएगा? 2 का ए से, 2 का बी से एंड 2 का सी से। ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऐसे मतलब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। कैसा सेट? कि फर्स्ट एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम सेट ए, फर्स्ट एलिमेंट, देखिए फर्स्ट एलिमेंट ये है ए 1 1 2, ये कहां से लिया गया है अपन ने? ए से। और सेकंड एलिमेंट टेकन फ्रॉम सेट बी, वो कहलाता है ए क्रॉस बी, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर इसी तरीके से हमें बी क्रॉस ए निकालना पड़े, तो बी क्रॉस ए कैसे निकालेंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, पूरे सेट का मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट ए से लिया जाएगा। तो अब बिल्कुल देखिए, फर्स्ट एलिमेंट अपन को बी से लेना है, बी का पहला एलिमेंट ए का दोनों से रिलेशन बताइए, A1 A2। फिर लीजिए बी का दोनों से बताइए, B1 B2। फिर लीजिए C1 C2। ये बी क्रॉस ए है। अच्छा, आपको लग रहा है कुछ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, बी क्रॉस ए समझ गए ना? बी क्रॉस ए का मतलब क्या था कि जो बी क्रॉस ए में अपन जो ऑर्डर पेयर लेते हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट कहां से लिया जाएगा? यहां से, यानी यहां से फर्स्ट एलिमेंट और यहां से सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट बी से लिया गया, सेकंड एलिमेंट ए से लिया गया, ये बी क्रॉस ए है। अच्छा, एक थोड़ा सा गौर से देखिए आप, इस एग्जाम्पल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। क्या क्लियर होंगी? कि ये ए क्रॉस बी है अपने पास, ये जो है वो ए क्रॉस बी है, ये पूरा, ये अपना बी क्रॉस ए है। क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल हैं? देखिए आप ध्यान से, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या इक्वल हैं? देखिए, ये 1A
और इसका इस ऑर्डर पेयर A1। अभी हमने पढ़ा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तब होते हैं जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट इक्वल हो। इसमें देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट A, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना। इसका सेकंड एलिमेंट A और इसका फर्स्ट एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट 1 इक्वल है? नहीं है। इट मींस A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यानी ये जो दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, ये चीज हो गई। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज देखिए, मैंने आपसे कहा था ना इससे बड़ी चीजें निकल करके आती हैं। एग्जाम्पल से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। अब देखिए क्या है, आप देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स बताइए? 2, 1 एंड 2। अच्छा, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, 1 2 3, है ना। तो फिर ए क्रॉस बी में कितने आए हैं ऑर्डर पेयर? 1 2, भाई ये भी तो एलिमेंट्स है इसके ए क्रॉस बी के, 1 2 3 4 5 6। अब यानी कि एन ए क्रॉस बी कितना हो गया? 2 × 3 इज इक्वल टू 6। भाई 2 + 3 6 आएगा नहीं, 2 टू द पावर 3 करोगे 6 आएगा नहीं, 8 आएगा। 3 टू द पावर 2 करोगे 6 आएगा नहीं, क्योंकि उस समय 9 आएगा। तो 2 × 3 यानी 6। ठीक है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर ए में p एलिमेंट्स हों, बी में q एलिमेंट्स हों, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? p × q हो जाएंगे। ये बड़े काम का फॉर्मूला है, आगे चल करके हमें इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो देखिए भैया, लिखते रहिए, नोट भी करते रहिए आप लोग, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे चल करके जब हम रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर बड़े काम आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत काम आता है। तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। बता दूं? अच्छा, एक चीज और है। क्या है? देखिए आपको मैं बता दूं कि अगर सेट ए फाई है ना, या सेट बी फाई है, यानी एम्प्टी सेट है। फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट्स। तो फिर ए क्रॉस बी ये भी कैसा होगा? फाई होगा। यानी ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है ना, अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक है या दोनों हैं एम्प्टी सेट है, मतलब ए इज इक्वल टू फाई है या फिर बी इज इक्वल टू फाई है, दोनों एम्प्टी सेट है या कोई भी एक एम्प्टी सेट है, तो फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ठीक। चलिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको तो मैं डिलीट कर दूं। ऑर्डर्ड पेयर से आगे, इस ऑर्डर्ड पेयर से आगे जब अपन चलेंगे, ठीक है ना, तो आता है रिलेशन। क्या आएगा? रिलेशन। रिलेशन शब्द को आपने खूब सुना है, खूब पढ़ा है, अच्छी तरह से जानते हैं। अपन अपने परिवार में भी ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता हैं। ये सोशल रिलेशन कहलाते हैं। यानी दो लोगों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना।
जिस कारण से जुड़ते हैं वो रिलेशन कहलाता है। अब जैसे मैं हूं और आप हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है ना? तो हमें जो रिलेशन जोड़े हुए हैं, कनेक्ट किए हुए आपस में, वो क्या है? टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये जो कनेक्शन है ना, उसी को अपन क्या कह देते हैं? रिलेशन कह देते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है? मैथ्स में देखिए अब आप, रिलेशन क्या होता है। चलिए अपन, ये सेट ए है ना, और ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए, हम इसे डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 1 2 3 2 4 6, ध्यान से देखिएगा। अब रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है संबंध, कनेक्टिविटी, आपस में कनेक्ट करना। चलिए हम 1 को कनेक्ट करते हैं सभी से, है ना, 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, तो कितना आ जाएगा? देखिए A क्रॉस B, 1 2 1 4 एंड 1 6। अब इसी तरीके से 2 के रिलेशन बनाइए, 2 से कनेक्ट करिए भाई सबको, 2 2 2 4 एंड 2 6, उनको भी लिख देते हैं। चलिए 2 2 2 4 2 6। सिमिलरली 3 को 3 2 3 4 एंड 3 6, 3 2 6। ठीक है, ये A क्रॉस B निकाल लिया। यानी जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, जितने भी 1 का रिलेशन इस पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे बन सकते हैं, वो लिख दिए अपन ने। 2 के अपन ने जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, रिलेशन क्या बनेंगे? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो हमने 2 2 2 4 2 6 बना दिए। ठीक इसी तरीके से 3 के बना दीजिए, तो 3 2 3 4 एंड 3 6 हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से वो ऑर्डर्ड पेयर छांटिए या निकालिए जिनमें पहले एलिमेंट का डबल दूसरा एलिमेंट हो, है ना, पहले एलिमेंट का डबल दूसरा एलिमेंट हो। तो देखिए एक ही हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का डबल सेकंड है, एक ही हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट का डबल सेकंड एलिमेंट है, और एक ही हो जाएगा, है ना। चलिए मैंने इनका एक सेट बना दिया। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया नाम R1। दूसरा अपन कौन सा बना सकते हैं? दूसरा मैंने आपसे कहा, क्या कहा? कि फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट हो, यानी फर्स्ट से जो बड़ा एलिमेंट है वो सेकंड होना चाहिए। अब कौन कौन से हो सकते हैं? 1 से बड़ा 2 है, ये लिख दीजिए। 1 से बड़ा 4 है, ये लिख दिया हमने। 1 से बड़ा 6 है, ये भी लिख दिया। अच्छा, 2 से बड़ा 2 है क्या? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। 2 से बड़ा 4 है, ये लिख दिया हमने, है ना। 2 से बड़ा 6 है, ये लिख दिया। फिर 3 से बड़ा 2 नहीं है, तो फिर कौन सा है? 3 से बड़ा 4 है, 3 4 लिख दिया। फिर 3 6 लिख दिया, ये आ गया। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे अपन ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये हमने कनेक्ट किया, देखो 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 4 से। कोई तो रूल था, कोई तो रूल था जिसकी वजह से ये कनेक्ट किए हैं हमने। 1 को 2 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से ही क्यों लिया? हमने 1 को 4 किससे के साथ क्यों नहीं लिया? 1 को 6 के साथ क्यों नहीं लिया? इसमें भाई कोई रूल है, और रूल क्या था? कि फर्स्ट एलिमेंट का डबल सेकंड एलिमेंट हो, फर्स्ट एलिमेंट का डबल क्या हो? सेकंड एलिमेंट हो। तो हम ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं अपन, कि ये जो R1 है, ठीक है ना, ये तो सारे रिलेशन है,
मतलब जितने भी इसमें सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से जो रिलेशन हो सकता था वो सब कुछ है इसमें, तो इस ए क्रॉस बी में, ठीक है ना। इसमें से हमने ये छांटे, तो ये R1 निकाला, एक R2 निकाला। हम क्लियर देख सकते हैं कि R1 ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है ना। R2 भी क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो अब अपन इसको अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें, इसको अपन डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, ठीक है ना, और एक रिलेशन डिफाइन है। तो जो रिलेशन होता है वो आर सच दैट ए टू बी, एक रिलेशन जो ए टू बी डिफाइन है, किस तरीके से होता है, सच दैट आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, मतलब अगर ए का एलिमेंट स्मॉल ए है और बी का बी है, तो ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन है, ये ए का बी से, तो इनमें रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए टू बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। क्लियर है ना। अच्छा देखिए, एक चीज और देखना है आपको, ध्यान दीजिए यहां पर कि अगर मान लीजिए जैसे हमने एक ये रिलेशन बनाए हैं, है ना, रिलेशन बनाए तो 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 4 से है, 3 का 6 से है। इसमें दूसरे रिलेशन में 1 का 2 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से, इस तरीके से। यहां पर 2 का 4 से, 2 का 2 से नहीं है, 2 का 4 से, 2 का 6 से, 3 का 2 से नहीं है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो जब ए का बी से रिलेशन होता है तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, या फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आर बी, ठीक है ना। और इसको पढ़ते कैसे हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ए का बी से रिलेशन नहीं है तो हम इस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या फिर कैसे लिखेंगे, ए आर, आर को अपन ऐसे काट देंगे, इसका मतलब है कि ए का बी से रिलेशन नहीं है। अपन लिखेंगे, अपन बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ठीक है ना। आगे अपन थोड़ा सा ये भी कह सकते हो, अगर थोड़ा सा और आपको विस्तार से बोलना है तो ए इज रिलेटेड टू बाई आर, टू बी बाई आर, ये लो। और इसको अगर बढ़ाना है, आपको बहुत ज्यादा लिखना है, तो अपन कह सकते हैं कि ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये रिलेशन कहलाता है। इसमें मैं समझता हूं कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन वास्तव में दो वस्तुओं को जोड़ने का, यानी उनको आपस में कनेक्ट करने का, एक दूसरे से जुड़ने का जो रीजन होता है उसे अपन कहते हैं रिलेशन। क्लियर। ये रिलेशन की डेफिनेशन है कि आर सच दैट ए टू बी, एक रिलेशन ए से बी पर जो डिफाइन है उसे अपन आर सच दैट ए टू बी, सच दैट किस तरीके से डिफाइन होता है, आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो और जो रिलेशन होता है वो आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है भैया, ये चीज क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अक्सर पूछा जाता है जब ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछ लिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है। क्या होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब है
कि अपन जैसे दो सेट हैं अपने पास ए और बी, अपन ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अब कैसे कर सकते हैं, देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में क्या पढ़ा था कि सेट ए में अगर पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, है ना, सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो सकते हैं भैया, ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू, यही था, पी इंटू क्यू। तो ए से बी पर जो रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, टोटल रिलेशंस डिफाइन हो सकते हैं, वो होते हैं 2 टू द पावर पी क्यू, 2 टू द पावर पी क्यू। ठीक है ना, ये कहां से आता है, मैंने कहा रिलेशंस, आपने कहा पता नहीं सर ने रिलेशन कैसे कह दिया है, एकदम से कैसे कह दिया। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर पी क्यू, 2 टू द पावर पी क्यू होंगे। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी के जो सबसेट होंगे टोटल वो कितने होंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। तो फिर रिलेशन भी कितने हो जाएंगे भैया, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू। इसमें सारे रिलेशंस हैं, एम्प्टी नॉन एम्प्टी सारे रिलेशन हैं। तो अगर आपसे यह कहा जाता है कि ए में इतने एलिमेंट्स हैं और बी में इतने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर पी क्यू होंगे। अगर नॉन एम्प्टी रिलेशंस की बात की जाए, ये तो टोटल रिलेशन है, नॉन एम्प्टी रिलेशंस वो हो जाएंगे 2 टू द पावर पी क्यू -1, यानी एम्प्टी रिलेशन को उसमें से निकाल दीजिए तो वो बचेंगे नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर पी क्यू -1। ये -1 जो है ये एम्प्टी रिलेशन है। ठीक है, ये होता है रिलेशन। अच्छा, अब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आप नोट कर लीजिए इसको, रिमूव कर देता हूं मैं। किसी भी रिलेशन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 3 तरीके से अपन करते हैं। एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, है ना, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है एरो डायग्राम से। ठीक है ना, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, सबसे पहले यानी 3 तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है देखिए रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा होता है बाय एरो डायग्राम। ये होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब अपन तीनों से पढ़ते हैं। सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म,
रोस्टर फॉर्म क्या होती है भाई? सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है A -1 0 1, ठीक है, और सेट B है 0 1 2, ठीक है। एक रिलेशन R जो A से B पर डिफाइन है, R सच दैट A टू B, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? सच दैट R इज इक्वल टू AB सच दैट, आपको पता है ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि A जो A से B पर डिफाइन है, तो अपन पहला एलिमेंट ये जो A से लेंगे यानी स्मॉल a से लिया जाएगा, दूसरा जो एलिमेंट लेंगे वो B से लेंगे यानी सेट B से लेंगे। अब रिलेशन तो इसमें बहुत सारे डिफाइन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 2 टू द पावर p क्यू अभी, है ना। तो लेकिन हमने एक रिलेशन इसमें डिफाइन कर दिया। कौन सा रिलेशन डिफाइन कर दिया? B स्क्वायर इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, ये डिफाइन कर दिया। अब देखिए यानी जो B स्क्वायर इज इक्वल टू A यानी फर्स्ट B इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये डिफाइन करते हैं, ठीक है, B इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो अब हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसमें से क्या दे रखा है, सिंस A B बिलोंग्स टू R, और अपन को कैसे दे रखा है, B इज इक्वल टू A स्क्वायर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ठीक है। A की वैल्यू यहां से देंगे अपन क्योंकि A बिलोंग्स टू A है, B की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो सेट B से निकल करके आएगी। तो अब देखिए एट A इज इक्वल टू -1 रखिए यहां, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, ये हमने A से लिया है, ठीक है। 1 है क्या इसमें B में? बिल्कुल है, तो B यानी ये हो गया -1 1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर है एलिमेंट तो अपन बिलोंग्स टू R लिखेंगे, नहीं है तो काट देंगे उसको। A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर यानी 0 ही होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर 0,0 बिलोंग्स टू R, ठीक। अब ले लीजिए आप A इज इक्वल टू 1, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर यानी 1 बिलोंग्स टू B, तो 1,1 बिलोंग्स टू R, ठीक है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू -1 1 0 0 1 1, ठीक है ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से जब आपने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा है -1 1 0 0 1 1, इसको कहते हैं अपन रोस्टर फॉर्म। कौन सी कहते हैं इसको? हम इसे कहेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसे रोस्टर फॉर्म कह देते हैं। अब इसके बाद सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म जब बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको अपन शॉर्ट में लिखने के लिए, एक रूल में लिखने के लिए, एक नियम में लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अभी मैं ये कहूं कि इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, है ना, उनका सेट बनाइए, तो आप लिखते थे, आपको ध्यान होगा, देखिए रिमाइंड करिए दिमाग में, क्या लिखते थे? अपन लिखते थे इस तरीके से कि X सच दैट X इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये लिखते थे ना, और इसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते थे। ये सेट बिल्डर फॉर्म थी,
ठीक इसी तरीके से इसमें रिलेशन में भी होता है। तो रिलेशन में क्या है, देखिए ध्यान से, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, हालांकि इसमें है सेट बिल्डर फॉर्म, इस एग्जांपल में यूज किया है मैंने सेट बिल्डर फॉर्म को पहले से ही, है ना। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आए हैं कि -1 1 0 0 1 1, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि यार 2 तो किसी से रिलेटेड है ही नहीं। कोई बात नहीं, 2 का किसी से रिलेशन नहीं है, 2 किसी से कनेक्ट नहीं है, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। सेट बी में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो ए के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, रिलेशन में ऐसा हो सकता है। इसको मैंने एक रूल के रूप में लिखा है। कहां लिखा है पता है आपको? ये लिखा है, ये लिखा है। इसी को हम कह देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। B इज इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, ठीक है ना। मतलब A एंड B सेटिस्फाइज द रूल विच एसोसिएटेड A टू B, A एंड B, ठीक है ना। क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है कि A एंड B सेटिस्फाइज एसोसिएटेड A एंड B, ठीक है ना। सेटिस्फाई द रूल विच एसोसिएटेड A एंड B, ये होता है रोस्टर फॉर्म। अब तीसरा क्या है अपने पास? एरो डायग्राम। ये भी आप पढ़ चुके हैं पहले। बाय एरो डायग्राम, ये भी आपने पढ़ा है। कहां पढ़ा है? देखिए, अभी इससे पहले अपन ने इसको एक डायग्राम के थ्रू बताया था, एरो डायग्राम के थ्रू। क्या बताया था? ये सेट ए है और ये सेट बी है। ये ए टू बी डिफाइन है, रिलेशन ए टू बी डिफाइन है। ए के एलिमेंट्स हैं -1 0 1, है ना। बी के एलिमेंट्स क्या है? 0 1 2। अब ये ऑर्डर पेयर है आपके सामने। -1 का किससे रिलेशन है? 1 से, है ना। 0 का किससे है? देखिए ध्यान से, 0 से, 0 का 0 से है। अच्छा, फिर 1 का 1 से है, 1 का 1 से है। ये कहलाता है एरो डायग्राम मेथड। ये कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपका एरो डायग्राम मेथड। पढ़ तीनों लिए आपने, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से तीनों चीजें हो गई। रोस्टर फॉर्म हो गई आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, एरो डायग्राम हो गया, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम बताइए? नहीं। चलिए, इसके बाद लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं अपन इस एग्जाम्पल को मैं साइड में लिख लेता हूं, है ना। अभी मैंने आपको बताया है R इज इक्वल टू सेट ए था आपका -1 0 एंड 1, है ना। और B था आपका, B क्या था? 0 1 2, है ना। तो R आया था -1 1 0 0 एंड 1 1, ये आया था। क्लियर? अब अपन पढ़ते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन।
देखिए क्या होता है, जैसे ये एक सेट है ए और एक है बी, एक रिलेशन डिफाइन है आर ए से बी पर, और किस तरीके से है ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है, -1 to 1 0 0 1 1 इस तरीके से, ठीक है ना। तो रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, सुनिए अच्छी तरह से, कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन और ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, बिलोंगिंग टू आर। तो इसको देखिए, ये तो हो जाएगा डोमेन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भैया, -1 0 एंड 1, ठीक है। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर देखिए, जो एलिमेंट्स रिलेटेड होते हैं सेट ए के, जो एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड होंगे वो कहलाते हैं, इसके रेंज कहलाती है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गए, ये रेंज हो गए। तो फिर रेंज क्या हो जाएगी, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो भैया इसमें कितने हो गए, 1 0 1, तो केवल क्या हो जाएगा 0 एंड 1, ठीक है। कोडोमेन, पूरा जो सेट बी होता है, ये जो सेट बी है, अगर हम इसे इस तरीके से एरो डायग्राम से देखें, -1 0 1 और 0 1 2, तो -1 1 से, है ना, 0 0 से और 1 1 से, तो ये तो हो गया आपका डोमेन, ठीक है। ये जो रिलेटेड हैं ये हो गया आपका रेंज, और पूरा सेट बी यानी टोटल सेट बी ये कहलाएगा कोडोमेन, ठीक है ना। तो कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, सेट बी। लेकिन ये अगर हम इसे मैथमेटिक, ये तो देखो वैसे लैंग्वेज हो गई कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर, है ना, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, एंड टोटल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। लेकिन अगर हम इसे डेफिनेशन के तौर पर, मैथमेटिकल डेफिनेशन के तौर पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। सपोज कीजिए कि एक रिलेशन आर ए से बी पर डिफाइन है, सेट ए का एलिमेंट है ए और सेट बी का एलिमेंट है बी, ठीक है। ए का बी से रिलेशन है, तो हमने, अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, या फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, ए आर बी, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख दीजिए, चाहे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दीजिए या चाहे इस तरीके से लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो
अब हमने पढ़ा है कि डोमेन क्या है भैया? डोमेन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इस ऑर्डर पेयर का? ए। तो हम इसे डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे? ए सच दैट। अब ये ए आया कहां से है? अपन को ये भी तो पता लगे कि ए आया कहां से है। ए आया है ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी में एक रिलेशन है, तभी तो ए आया है। ये ए कैसे आया? जब ए और बी में रिलेशन था तभी आया है। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। अब देखिए ऐसे ही रेंज ऑफ आर। रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड एलिमेंट कौन सा है इसका? बी, है ना? तो लिख दीजिए बी सच दैट। अब बी आपने लिया कहां से है? वो यहां से लिया, ए बी बिलोंग्स टू आर से। ए बी बिलोंग्स टू आर से, ठीक है? ये हो गई आपकी इसकी रेंज। अच्छा एक चीज देखिए आप, हमने इस एग्जाम्पल से भी देखा कि जो डोमेन निकल के आया है वो -1 0 1 है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं, नो डाउट। जो रेंज निकल के आई है वो 0 1 निकल के आई है, सेट बी के एलिमेंट्स हैं, नो डाउट, ठीक है? कोडोमेन सेट बी है, तो इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। डोमेन और रेंज को देखिए, ये जो है वो इसका सबसेट है। देखिए ध्यान से, -1 0 1 -1 0 1। तो ये जो डोमेन होता है, जब एक रिलेशन आर ए से बी पर डिफाइन होता है, किस पर डिफाइन होगा? ए से बी पर डिफाइन होता है, तो जो डोमेन होता है वो सेट ए का सबसेट होता है, ठीक है? इसको देखिए रेंज को, रेंज के सारे एलिमेंट्स ये 0 1 यही है। तो रेंज जो होती है वो सेट बी की क्या होती है? सबसेट होता है। क्लियर है? ये आपका समझ में आ गया? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? ये है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन, ठीक है? अच्छा अभी हम जब रिलेशन की बात कर रहे थे तो बार बार वही ए टू बी डिफाइन कर रहे थे। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि रिलेशन जो है वो ए टू ए डिफाइन हो, एक सेट से उसी सेट पर हो। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना? जब एक सेट से उसी सेट पे होगा, यानी रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट क्या है कि अगर मान लीजिए ए कोई सेट है, नॉन वर्ड सेट है, और इसमें रिलेशन डिफाइन है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर सच दैट ए टू ए। ए टू बी की जगह अपन किससे डिफाइन करेंगे? ए टू ए से डिफाइन करेंगे। और इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे अपन अ रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए सेट ए, ठीक है? तो जब ए से ए पर डिफाइन होगा रिलेशन, ध्यान दीजिए, क्योंकि अपन ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी रिलेशन होता है जो ए से बी पर डिफाइन होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना? तो जब रिलेशन ए पर डिफाइन होगा, ए पर डिफाइन होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा? ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का क्या होगा? ये सबसेट होगा। और ए क्रॉस ए को हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो बच्चों ये जो था आज जो हमने पढ़ा है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे इनबॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना? ये 11th का टॉपिक का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था जिसे अपन ने आज पढ़ा है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।